हेलो दोस्तों, मेरे चैनल कौशिकपीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके लिए पीपीई का सोल्व पेपर लाया जो बिल्कुल डिट्टो पॉइंट टू पॉइंट मैंने सोल्व कर रखा है। इससे पहले बस मैंने डिस्कस किया था पेपर पे, बट इसके थ्रू आपको बहुत हेल्पफुल होगी क्योंकि ये पूरा सोल्व पेपर है। बूथ लैंग्वेज में मैंने कोशिश करी है सोल्व करने की, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए। और 2016 का पेपर एग्जैक्ट मैं मान सकता हूँ कि इसमें से 3-4 क्वेश्चन आपके जो 2022 के एग्जाम में एनुअल में आ सकते हैं, इसलिए मैं ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए सोल्व करके लाया हूँ। तो आपको पता है इसके सेक्शन, ये आप क्वेश्चन देख सकते हो हिंदी इंग्लिश में क्या क्या पूछा है, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन है बाद में ओनली हिंदी हिंदी में लिखा है, इसलिए आपको मैं क्वेश्चन दिखा दूँ। दूसरा क्वेश्चन ये है, तीसरा क्वेश्चन लैंग्वेज का है आपका, चौथा क्वेश्चन आपका निर्देशन है जो आप गाइडेंस बोलते हो, चौथा आपका जो काउंसलिंग की बात करते हैं, पांचवे में आपका पूछा है जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं प्रतिभाशाली, फिर बहुभुज चिंतन जो डाइवर्स थिंकिंग होती है, फिर थर्ड नोइट का फिर आपका पूछा गया है इसमें, फिर आपका पूछा है कि एटीट्यूड क्या है। ये सारे क्वेश्चन है आपके। 10वां क्वेश्चन है आपका कि जो लेफ्ट हैंडेड वाले बच्चे होते हैं उनको क्या क्या शिक्षा देनी चाहिए। तो मैं सीधा आपके सोल्व पेपर पे आता हूँ। देखो मैंने यहाँ पर सोल्व कर रखा है। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके में कि गार्डनर के बुद्धि सिद्धांत में दी गई 8 प्रकार की बहुबुद्धियों पर चर्चा कीजिए। कक्षा में प्राथमिक स्तर पर इस सिद्धांत के शैक्षिक अनुप्रयोग कौन कौन से। तो मैं पहले आप इसमें ना 8 और 2 नंबर का पूछा, तो आपको 8 बुद्धि के नाम बताने हैं और 2 इनके शैक्षिक अनुप्रयोग पर चर्चा करनी है। तो आप इसमें बुद्धि की परिभाषा लिख सकते हो कि बुद्धि क्या होती है। समायोजन व अनुकूलन करने की योग्यता, सीखने की योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता, ये लिख सकते हो। फिर किसी वैज्ञानिक के थ्रू लिख सकते हो कि स्पीयरमैन कहते हैं बुद्धि संवर्धित चिंतन है, मतलब इसमें सभी चीज सम्मिलित होती है। समस्या समाधान की योग्यता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग करती है। लर्निंग की एबिलिटी की बताता है। जो मेंटल हमारी क्षमता आती है, मेंटल एबिलिटी की झलक दिखाता है ये। बुद्धि की विशेषता आप लिख सकते हो कि ये बुद्धि जन्मजात होती है। बुद्धि के उचित विकास के लिए पर्यावरण का महत्व जरूरी होता है कि आपके जो भी एनवायरनमेंट अच्छा मिलेगा उतना आपका इंटेलिजेंसी डेवलपमेंट होगा। बुद्धि का वितरण आपका भी फर्क पड़ता है विशेषता पे। जातीय व संस्कृति विभिन्नताएं भी देखने को मिलती है। बुद्धि सीखने की योग्यता और अर्जित ज्ञान से लाभ उठाने की योग्यता, ये आपका इस आंसर में लिख सकते हो। बुद्धि के प्रकार डाल सकते हो आपका अमूर्त, मूर्त और सामाजिक बुद्धि। अमूर्त में बुद्धि का सूक्ष्मता, मूर्त प्रश्नों का चिंतन तथा मनन के माध्यम से हल करना, मतलब जिन चीजों को हम देख नहीं सकते उसको माइंड में सेव करना। अमूर्त हम उन चीजों को समझते हैं, देखते हैं, तब सोल्व करते हैं। सामाजिक जो समाज में संयोजन के द्वारा होती है, तो ये आपका हो गया। फिर 2 प्रकार के हम चिंतन सोचते हैं, एक विद चिंतन, बहुविध चिंतन, ये भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें। प्रत्येक व्यक्ति के पास इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वह उसमें उत्तम से उत्तम विचार ढूंढे। एक विद चिंतन मतलब बस हम एक सोल्यूशन ढूंढते हैं, बट बहुविध चिंतन में हम उस समस्या के संभावित उत्तर तो ढूंढते हैं और अलग से बहुत सारे उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। अब गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत की बात करते हैं, जो उन्होंने 8-9 दिए थे, वैसे 8 मेन माने जाते हैं। तो 1983 में बुद्धि का नया सिद्धांत जो बहुबुद्धि के सिद्धांत से जाना गया, गार्डनर ने दिया। 8 बुद्धि है। जो भाषी बुद्धि, जो भाषा में जिनका कमांड होता है लैंग्वेज पे, वो है। तार्किक गणितीय बुद्धि जिसको बोलते हैं लॉजिकल मैथमेटिक इंटेलिजेंसी। स्थानिक स्पिरिचुअल जो मानसिक रूप से परिवर्तन जो हम सोच सकते हैं। संगीत जो संगीत में इंटरेस्ट करते हैं, संगीत वाले लोग। अंतः व्यक्ति जो इंटरपर्सनल होते हैं, अपने भावों से एंगेज करते हैं। अंतरा जो दूसरों के भावों को समझते हैं। शारीरिक गति जिसमें फिजिकल एक्टिविटी अच्छे से करने की होती है। और जो प्रकृति से प्रेम करते हैं, प्रकृति बुद्धि। इसके शैक्षिक अनुप्रयोग आप लिख सकते हो। शिक्षकों को व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार कार्य करने पर बल देता है, क्योंकि अलग अलग बुद्धि है, अलग अलग कार्य मिलते हैं इसमें। 8 प्रकार की बुद्धि का कक्षा कक्ष में डेवलपमेंट होता है, जो भी 8 इंटेलिजेंसी है। सभी प्रकार के विषय सामग्री का प्रयोग होता है इसमें। प्रत्येक बुद्धि का सम्मान व उचित प्रयोग होता है। विद्यार्थियों की विभिन्न विभिन्न योग्यताओं व प्रतिभाओं की पहचान होती है इसमें। तो ये आपके सारे हैं कि शैक्षिक अनुप्रयोग कौन कौन से हैं। सर्वांगीण विकास में सहायता करता है। अधिगमकर्ता को उचित अवसर प्रदान करने में सहायता करता है। तो ये इसके बुद्धि हो गए। अब आपका अथवा में पहला क्वेश्चन पूछा है कि आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि इसमें चैप्टर एक इंटेलिजेंसी का फिक्स है और दूसरा क्वेश्चन एक थ्योरी का फिक्स है। 10 नंबर में आपको दोनों में ऑप्शन मिल सकता है कि आप एक करो। तो आप ज़्यादातर, मेरे को पता है, आप इंटेलिजेंसी करेंगे, थ्योरी से बेटर है वो। अब इसमें पूछा है अनुकूलित प्रतिक्रिया से आप क्या समझते हैं। एक उदाहरण देकर प्राचीन व नैमित्तिक जो हम क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशन बोलते हैं उसका बताना है और उसके शैक्षिक अनुप्रयोग बताने हैं क्या है। दोनों में 5 अंतर पहले बताना है। तो हम पहले डिफाइन करेंगे कि अनुकूलित प्रतिक्रिया जिसे कंडीशन रिस्पॉन्स किसे कहते हैं। इसमें तटस्थ उत्तेजना के लिए सीखी गई प्रतिक्रिया है, मतलब हम फिक्स
एक उत्तेजना जो हमारा रिस्पॉन्स निकलता है स्टिमुलस, उसकी बात करता है। जैसे कि हमने भोजन की गंध एक बिना शर्त उत्तेजना है, गंध के जवाब में भूख की भावना एक बिना शर्त प्रक्रिया है। मतलब जैसे हम गंध को सूंघते हैं तो हमारी शर्त क्या है, वो उत्तेजना होती है, फिर गंध के जवाब में हमारी भूख बढ़ने लग जाती है। तो ये आप इसमें लिख सकते हो कंडीशन रिस्पॉन्स, मतलब जैसे हमें अनुकूलित मिल रही है वैसे हम प्रतिक्रिया करें, रिस्पॉन्स करते हैं। फिर इन दोनों में डिफरेंस आपका क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशन में अंतर क्या है। देखो जो क्लासिकल दिया था 1903 में, उसको रूसी जो वैज्ञानिक है पेवलोव ने दिया था, और जो ऑपरेंट को दिया था स्किनर ने, और 1938 में। दूसरा इसमें कहते हैं कि व्यवहार की उत्तेजना से प्रभावित होते हैं, मतलब जो बिहेवियरियल होता है उससे ये इम्पैक्ट होता है, और ये व्यवहार मुक्त होते हैं, मतलब ये व्यवहार से इंडिपेंडेंट होते हैं। हर प्रयास के लिए पुरस्कृत किया जाता है, बट ऑपरेंट में नहीं किया जाता। उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच कड़ी निकटता पर आधारित है, और ये कड़ी निकटता पर नहीं आधारित है। जीवन का व्यवहार ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम द्वारा नियंत्रित होता है, इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम द्वारा नियंत्रित होता है। आंतरिक व्यवहार प्रदर्शित करता है, और ये बाहरी प्रदर्शित करता है। आप कक्षा में इनके अनुप्रयोग बता सकते हैं कि आदत निर्माण करता है, ये आदत निर्माण, अभिवृत्तियों का विकास, भावनात्मक विकास, गणित शिक्षक में सहायक, भाषा विकास में सहायक, उपयुक्त वातावरण प्रदान करता है। तो ये इसके कक्षा में शैक्षिक। अब दूसरा क्वेश्चन है आपका, अधिगम स्थानांतरण का अर्थ क्या है, किन दशाओं में इस तरह के अधिगम संभव है। एक शिक्षक को बच्चों में सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण को सुगम बनाने के लिए क्या करना चाहिए। देखो 2+4+4 में पूछा है, 2 नंबर का आपका अधिगम स्थानांतरण बताना है, इसमें 4 नंबर की दशाएं बताना, और 4 नंबर आप कैसे कर सकते हो सकारात्मक। तो ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, इसको आप इम्पोर्टेंट में नोट कर लोगे। इम्पोर्टेंट लिख देता हूँ मैं इसमें। तो देखो इसमें अधिगम का स्थानांतरण किसे कहते हैं, हम उसकी बात करते हैं। जो ट्रांसफर लर्निंग होती है, इससे तात्पर्य किसी विशेष कार्य अथवा परिस्थितियों में अर्जित ज्ञान का उपयोग किसी अन्य विषय कार्य अथवा परिस्थितियों में अर्जित ज्ञान का उपयोग किसी अन्य विषय कार्य अथवा परिस्थितियों में करने से होता है। मतलब ये जो हमारे पास अर्जित ज्ञान होता है, उसको अगर दूसरे विषय या कार्य में सीखने के लिए उपयोग करते हैं तो उसी को अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं, मतलब ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, कि हमने इसमें जो सीखा उसको अलग में सीखते हैं। जालोन कहते हैं कि सीखने के स्थानांतरण से तात्पर्य है कि एक कार्य का निष्पादन दूसरे कार्य के निष्पादन से प्रभावित होता है, मतलब एक कार्य को जो हम कर रहे हैं तो दूसरे कार्य को वो इम्पैक्ट करता है। अब किन दशाओं में संभव है, विषयों का स्थानांतरण मूल्य, विषयों की समानता में, अधिगमी इच्छा शक्ति में, सामान्यीकरण में, शैक्षिक उपलब्धियों का स्तर, स्थानांतरण का अभ्यास, सामान्य बुद्धि, इनमें ये दशाओं में ये संभव होता है। फिर सकारात्मक अधिगम के लिए शिक्षक क्या कर सकता है, तो शैक्षिक अनुभव की समस्या का अनुभव करा सकता है, वो नवीन शैक्षिक विचार प्रस्तुत करना, वास्तविक परिस्थितियों का अनुभव कराना, चिंतन का विकास, प्रत्ययों की स्पष्टता, सिद्धांतों को समझना, उपयुक्त पाठ्यक्रम दिखाना इसे। तो इस तरीके से हम ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जो पॉजिटिव है वो कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन इसी का अथवा भी एक और पूछा गया है कि प्रेरणा क्या है, इसके प्रकारों का विषय में प्रत्येक के लिए एक उदाहरण देते हुए चर्चा कीजिए। इसके प्रकार बताने हैं, प्रेरणा क्या है वो बताना है 2 नंबर में। फिर 4 नंबर में अपनी कक्षा अच्छी शिक्षित विद्यार्थियों को आप स्वेच्छापूर्वक सीखने के लिए किस प्रकार प्रेरित करेंगे। 4 नंबर का ये पूछा है, 4 नंबर का इसमें प्रकार पूछा है। तो देखो प्रेरणा जिसको हम मोटिवेशन कहते हैं, मोटिवेशन शब्द की लैटिन भाषा से निकली है, जिसका मूवेर से निकला है, जिसका अंदर सक्रिय गतिशील होता, मतलब बढ़ता रहना है ना, और एक्टिव रहना। अब प्रेरणा के कारण व्यक्ति सक्रिय होता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक उत्साह से क्रियाशील होता है। जो गुड कहते हैं कि प्रेरणा क्रिया को प्रोत्साहित करना, जारी रखना और नियंत्रित करने की प्रक्रिया है, मतलब कि हम पहले प्रोत्साहित हो रहे हैं उससे, और फिर उसको नियंत्रित भी रखते हैं, जो हम बोलते हैं फिक्स करते हैं, फिर वो प्रक्रिया तक चलता रहता है। अब इसकी विशेषता क्या है, ये शक्ति प्रदान करती है और उद्देश्यों की तरफ निर्देश करती है, ध्यान केंद्रित, चयनित व्यवहार, रुचि पैदा करना इसका काम है। प्रेरणा के प्रकार आपने 2 पढ़े होंगे, प्रेरणा के प्रकार बाहरी और आंतरिक, जिसे कहते हैं हम बाहरी और आंतरिक। आंतरिक प्रेरणा क्या होती है, इस प्रकार की प्रकृति प्रेरणा या प्राथमिक प्रेरणा भी इसी को कहते हैं हम, क्योंकि ये हमें अंतर से मिलती है, अपनी प्रकृति से मिलती है। सकारात्मक प्रेरणा भी नाम से जाना जाता है, ये जो स्वयं से मिलता है, इसमें हम स्वयं से प्रोत्साहन होते हैं। जन्मजात या प्रकृति इच्छाएं व्यक्ति को किसी भी क्रिया के लिए प्रति जागृत करती है। बालक स्वाभाविक रूप से व्यवहार करता है, जैसे कि उदाहरण लिखा है, व्यक्ति अपने कार्यों के प्रति अपने आप को स्वयं प्रेरित करता है और भूख प्यास भोजन खाने के लिए अपने आप को स्वयं प्रेरित करता है। दूसरा है भारी प्रेरणा। अब भारी प्रेरणा की बात कर रहे हैं, जो एक्सटर्नल बोलते हैं कि इसे कृत्रिम और द्वितीयक प्रेरणा कहते हैं। इस प्रेरणा पर
वातावरण का प्रभाव पड़ता है कि हमें कैसा वातावरण मिल रहा है। व्यक्ति की इच्छा, उत्सुकता, रुचि पैदा वातावरण से आता है। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित, जैसे कि हम उदाहरण दे सकते हैं, पुरस्कार देते हैं, दंड देते हैं, प्रतिक्रिया के लिए प्रशंसा करते हैं, तो ये बाहरी प्रेरणा है। अब हम प्रेरित कैसे कर सकते हैं? प्रेरित करने के लिए ये कुछ टेक्निक है। लक्ष्य निर्धारित करते हैं, रुचि पैदा करते हैं, उद्देश्य की तरफ निर्देशन देते हैं, आचरण निर्माण करते हैं, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रेरित करना। ये आपके हो गए। क्वेश्चन तीसरा है आपका कि भाषा क्या है? हमारे वास्तविक जीवन में कक्षा की शिक्षण गतिविधियों प्रस्तुतियों में भाषा के विभिन्न प्रकारों पर संक्षिप्त में चर्चा कीजिए कि भाषा के प्रकार कैसे हैं। अब देखो, भाषा एक ऐसा जटिल संप्रत्यय है जिसका कोई भी परिपूर्ण परिभाषा देना असंभव है, क्योंकि बहुत सारे इसके हैं। तो हम कैसे, भाषा संस्कृत शब्द वस्तु, संस्कृत की भाष धातु से बना हुआ है। शब्द एवं भाष का अर्थ है बोलना, मतलब भाषा विचारों का अभिव्यक्त करने का एक तरीका है हमारे अकॉर्डिंग। भाषा की प्रकृति कैसी है? भाषा अनुकरणीय है, भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा एक व्यवस्था है, भाषा विचारों का संगठन है, भाषा जीवन से संबंध है, अपनी संरचना होती है इसकी। भाषा के विभिन्न प्रकार है। अब मैं बता सकता हूँ कि विभिन्न प्रकार है मतलब कैसे हम यूज करते हैं। भाषा कक्षा के अंदर पाठ्योत्तर अनेक क्रियाओं में प्रयोग किया जाता है जिसके बालक का सर्वनाश है, जैसे भाषण में, वाद विवाद में, परिचर्चा में, सभा समारोह में, साहित्य क्लब में, आशु भाषण में, विद्यालय प्रतिक्रिया में, नाटक में, सांस्कृतिक कार्यक्रम, विविध कार्यक्रम में। तो भाषा के विभिन्न प्रकार हैं, मतलब भाषा का हमने कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो फिर भाषा का महत्व क्या है? विचारों भावों की व्यक्ति करता है, संस्कृति विकास का आधार है, शारीरिक विकास में सहायक है, बौद्धिक विकास में सहायक है, सृजनात्मक शक्ति में सहायक है। तो ये आपका हो गया। फिर इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है चौथा कि गाइडेंस प्रिंसिपल से आता है। इसमें विद्यालय में निर्देशन देना क्यों आवश्यक है, और कोई 4 कारण बताइए कि विद्यालय में निर्देशन सेवाओं का किस प्रकार आयोजित करेंगे। निर्देशन आपको क्या कहते हैं? गाइडेंस कहते हैं इसे। विद्यालय में निर्देशन देना क्यों आवश्यक है? देखो 4 नंबर में पूछा है। तो आज के वैज्ञानिक युग में जीवन की जटिलताएं जितनी अधिक होती जा रही है, निर्देशन की आवश्यकता उतनी ही बढ़ती जा रही है, तो इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है। दूसरा, निर्देशन की सहायता से बालकों का समस्या समाधान हो जाता है। शाब्दिक अर्थ मार्गदर्शन करना, तो गाइडेंस, उदाहरण, दिशा दिखाना, ये आप कह सकते हो। इसमें व्यक्तिगत सहायता मिलती है इसलिए जरूरी है। क्षमताओं का विकास होता है इसलिए जरूरी है। जीवन से संबंधित होते हैं इसलिए जरूरी है। ये समायोजन में सहायक है और भावी जीवन के लिए तैयार करता है। इसके कारण व्यक्तिगत दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, शैक्षिक दृष्टि से, शहरी दृष्टि से और ग्रामीण दृष्टि से। तो ये आपका लिखा है ना, इसमें पूछा 4 कारण बताइए, तो ये उसके 4 कारण होंगे। निर्देशन सेवाओं को आयोजित करना, देखो क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि निर्देशन किस प्रकार आयोजित किया जा सकता है। तो आयोजित करने के लिए परामर्श निर्देशन के द्वारा, विद्यालय में आने वाले बालकों को जानकारी देना, विस्तृत अभिलेख के द्वारा, संशोधन के द्वारा हम इसको कर सकते हैं। अब निर्देशन व परामर्श में संबंध बताइए। अब इसने गाइडेड और काउंसलिंग में संबंध पूछ लिया। विद्यालयों को परामर्श देने की विभिन्न तकनीकों पर चर्चा कीजिए। अब देखो निर्देशन, अब बता देता हूँ। अंग्रेजी शब्द गाइडेंस हिंदी रूपांतरण है जिसका अर्थ है कि मार्ग दिखाना, मार्गदर्शन। इस प्रकार मार्गदर्शन एक व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को सहायता या परामर्श प्रदान करने की प्रक्रिया का नाम ही है। अब परामर्श कहते हैं, ये अंग्रेजी शब्द काउंसलिंग से इसका हिंदी रूपांतरण की राय, मशवरा ये तथा सुझाव देना और उसका क्या था? मार्गदर्शन या मार्ग दिखाना। अब दोनों में डिफरेंस बता दूं मैं आपको कि जो निर्देशन गाइडेंस होता है वो व्यापक प्रक्रिया है, ये अभिन्न अंग है उसी का। ये व्यक्तिगत सामूहिक दोनों होता है। ये एक समय पर एक व्यक्ति को देते हैं हम काउंसलिंग, बट गाइडेंस सभी को देते हैं। किसी व्यक्ति से प्राप्त किया जा सकता है, इसमें प्रशिक्षण जरूरी होती है। काउंसलिंग में अच्छे से सभी व्यक्तियों की आवश्यकता पर ध्यान दिया जाता है, इसमें सभी व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं ध्यान दिया जाता। निर्देशन समय शक्ति सामूहिक रूप से किया जा सकता है, इसमें सामूहिक रूप से नहीं किया जा सकता। घनिष्ठता जरूरी है, इसमें घनिष्ठता जरूरी नहीं होती। अब परामर्श करने की विभिन्न तकनीकें आपने जो 3 पढ़े होंगे, ये भी है और ये भी आप लिख सकते हो। इसमें जो अनुदेशात्मक, देशात्मक और संभावित है वो भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक उसके बारे में। और ये कुछ भी तकनीक है इसमें आप ये ऐड कर सकते हो। मौन धारक तकनीक, स्वीकृति तकनीक, प्रत्यावर्तन, स्पष्टीकरण, मान्यता प्रदान, विश्लेषण, सामान्य विवेचन तकनीक। 5वां क्वेश्चन है आपका कि प्रतिभाशाली बालक कौन होते हैं, कक्षा में इन्हें कैसे पहचाना जा सकता है, एक शिक्षक के रूप में आप इनके उपयुक्त विकास के लिए आवश्यक निर्देशन व शिक्षा किस प्रकार उपलब्ध करेंगे। तो ये 2+4+4 का है। 2 नंबर का आपको बताना है कि बालक कौन से हैं। 4 नंबर का उपयुक्त आवश्यक निर्देशन और कैसे पहचाना जा सकता है ये।
देखो, प्रतिभाशाली बालक जो हम गिफ्टेड चिल्ड्रन की बात करते हैं वो होते हैं, एक योग्य और प्रतिभाशाली बालक वह होता है जो लगातार उच्च स्तर के कार्य करता है, निष्पादन किसी भी सामान्य प्रयास के क्षेत्र में प्रदर्शित करता है। ये बच्चे औसत या औसत से नीचे स्तर के बच्चों के साथ बिठाए जाते हैं और प्रेरणा रहित होकर कार्य करते हैं। ये है इसमें। अब्दुल रफाक ने कहा कि उच्च बुद्धि उपलब्धि को प्रतिभाशाली होने का संकेत माना गया। इनकी विशेषता क्या होती है? शारीरिक, समयात्मक, सामाजिक, सहगामी क्रियाएं व्यक्तिगत, बौद्धिक, शैक्षिक के सब में उच्च रूप से हासिल प्राप्त करते हैं। कक्षा में प्रतिभाशाली बालक की पहचान कैसे कर सकते हैं? बुद्धि परीक्षण द्वारा, उपलब्धि परीक्षण द्वारा, स्कूल प्रोग्रेस देख के उसका, अध्यापक की अभिमत देख के अध्यापक द्वारा मूल्यांकन, कक्षा व्यवहार का देख के, साक्षरता के द्वारा, रुचि व अभिक्षमता के द्वारा। आवश्यक निर्देशन व शिक्षा उपलब्ध इसको कैसे करा सकते हैं हम इनको? तो अवसरों की समानता देकर, क्योंकि बहुत होते हैं ना गिफ्टेड, इनको छोड़ देते हैं। अवसरों की समानता, तीर पूर्ति नहीं करनी चाहिए इन्हें, पाठ्यक्रम समृद्ध करना चाहिए इनके अनुसार, सामाजिक आदतों को रोकना चाहिए, सर्वांगीण विकास पर बल देना चाहिए, शिक्षकों का आधार बालकों का अध्ययन होना चाहिए, विशेष ध्यान देकर इन पे। अब छठा क्वेश्चन पूछा है, बहुविध चिंतन क्या है, बच्चों में इसका करने के लिए क्या किया जा सकता है? देखो, बहुविध चिंतन जो मैंने बताया था, डाइवर्ट थिंकिंग, जब हम एक दिशा में सो के बहुत सी दिशाएं में सोचते हैं, इसे क्रियात्मक चिंतन या विशिष्ट पहलू कहा जाता है। यह किसी भी समस्या के समाधान के लिए जितने भी संभावित समाधान हो सके उतने प्रयास करता है, मतलब सभी समाधान ढूंढने का प्रयास करता है। यह लचीला, मौलिक, प्रभावी होता है, जो हम बोलते हैं कि लचीला, फ्लेक्सिबिलिटी, मौलिक, मोडलिटी, ये सब होते हैं। यह विचारों के ढंग, प्रति उत्तर, आदर करने का चुनाव आदि द्वारा सामान्य जनसंख्या से अलग करता है। ये आम मानवीय विचारों की प्रमाणता पर जोर देता है। इसके विकास की युक्तियां हम कैसे कर सकते हैं? सृजनात्मक अभिव्यक्तियों की स्वतंत्रता देके, मौलिक व विशेषता की विकसित करने की योग्यता, अभिव्यक्तियों के लिए विभिन्न माध्यमों की व्यवस्था करके, आत्मविश्वास, उपयुक्त अध्ययन आदतों का निर्माण करके, जिज्ञासा, ध्यान केंद्रित करके, शिक्षक एक आदर्श के रूप में हम इसको कर सकते हैं। इसी के अथवा में पूछा हुआ है कि थॉर्नेट द्वारा प्रतिपादित प्रयत्न व भूल, जो ट्रायल एंड एरर लर्निंग क्या है, प्रमुख शैक्षिक अनुप्रयोग बताइए। देखो, ट्रायल एंड एरर जो हम तीन नाम इसके नाम जाते हैं, इसे ट्रायल एंड एरर, स्टूडेंट रिस्पॉन्स कंडीशन और कनेक्शनिज्म थ्योरी भी कहते हैं। इसी को हम थॉर्नेट्स के अनुसार हमारी व्यवहार कुछ उद्दीपकों के प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होते हैं। यदि किसी विशेष प्रकार के उद्दीपक बार बार प्रस्तुत किए जाते हैं तो प्राणी उनके फलस्वरूप विशेष प्रकार की अनुक्रिया प्रस्तुत करता है। इसके संबंध में इतने अधिक महत्वपूर्ण होते हैं कि जब कोई भी खास उद्दीपक उपस्थित होता है तो वह पुरानी प्रतिक्रिया अपना प्रभाव दिखाती है। सीखने में शारीरिक व मानसिक क्रिया का संबंध होना अति आवश्यक है। अब इसके शैक्षिक निहितार्थ देख सकते हैं कि क्या क्या हमें शिक्षा में निहितार्थ देखने को मिलता है। तो बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करते हैं, बच्चों के पूर्व ज्ञान पूर्वानुभव का प्रयोग करता है, पुनरावृत्ति का अभ्यास की प्रशंसा करना, स्वयं कार्य के लिए प्रेरित करना, प्रयास के द्वारा सीखने पर बल देता है, अमूर्त चिंतन, विविध उपयोगी चिंतन शैक्षिक विकास की पद्धति के लिए जरूरी है। सातवां क्वेश्चन आपका, रुचि का क्या अर्थ है? किसी विशेष कार्य में बच्चों की रुचि जागृत करने के लिए 3 उपाय बताइए। रुचि का आप क्या कह सकते हैं? इंटरेस्ट कहते हैं इसको हम। 2+3 नंबर में पहले रुचि पूछा, 2 नंबर में, 3 नंबर में जागृत करने के 3 उपाय। तो रुचि को एक शक्तिशाली अभिप्रेरक शक्ति या आकर्षण के केंद्र के रूप में जाना जा सकता है, जो हमारे सभी प्रकार के कार्य को लिए प्रभावित करता है। रुचि से ध्यान विशेष हो जाना। रुचि वह अभिप्रेरक शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया की ओर ध्यान देने के लिए बाध्य करती है। बिंगम कहते हैं, अनुभव में लगना ही और निरंतर चलना ही रुचि है। रुचि जागृत करने के लिए आप विषय के प्रति रुचि उत्पन्न कर सकते हो। शांत वातावरण, सद्व्यवहार, व्यक्तिगत भिन्नता ध्यान देकर, वैज्ञानिक पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, विशेष विषय परिवर्तन, अवकाश का समय देकर, ये सब कर सकते हो। अब इसी में अथवा में हमेशा आता है एटीट्यूड का क्वेश्चन। एटीट्यूड क्या है? बच्चों की अभिवृत्तियों में अपेक्षित परिवर्तन लाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। अभिवृत्ति व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण पहलू है, उसकी अभिवृत्ति है। विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाला व्यवहार की प्रवृत्ति को यही बताता है। विभिन्न वस्तुओं को, संस्थाओं, स्थितियों, क्रियाकलापों, योजनाओं आदि के प्रति व्यक्ति विशेष के विचार व पूर्ण धारणाएं ही उस व्यक्ति की अभिवृत्ति निर्धारण करती है। अभिवृत्ति व्यक्ति के मनोभावों अथवा विश्वासों को इंगित करती है।
थॉर्स्टन कहते हैं कि अभिवृत्ति किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु से संबंधित धनात्मक व ऋणात्मक प्रभाव की मात्रा है। अपेक्षित परिवर्तन कैसे कर सकते हैं हम अभिवृत्ति में? सेट ऑफ एग्जाम्पल करके, सी द बेस्ट इन ईच अदर, क्रिएट एनवायरनमेंट, चूज योर फीलिंग और स्टॉप सेइंग नो कर सकते हैं ऐसे। भाषा व विचारों में संबंध पर संक्षिप्त में चर्चा कीजिए। घर पर मिलने वाला प्रारंभिक प्रशिक्षण किस प्रकार भाषा सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है? तो देखो 2+3 नंबर में पूछा है संबंध। भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकता है। दूसरा, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इस नाते उसे निरंतर अपने विचारों को दूसरे के सामने अभिव्यक्त करने के लिए जरूरत पड़ती है। भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का सुंदर माध्यम है, ये भी संदेह है। भाषा के माध्यम से विचारों को स्पष्टता आ जाती है। और प्रारंभिक शिक्षण का क्या क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये मैं आपको बता दूं भाषा पे। भाषा बालक का भाषा सीखने का परिवर्तन स्थान उसका अपना घर होता है, मतलब भाषा सीखने का उसका वहाँ उसको भाषा का प्रशिक्षण प्राप्त होता है। भाषा सिखाने का कार्य उसके माता पिता और उन्हें प्रथम शब्द बोलना सिखाते हैं। बच्चों को भाषा सीखने का एक वातावरण प्रदान करता है, ये वाला पॉइंट है। अपने माता पिता के अनुकरण से प्रभावित होते हैं। भाषा अर्जित संपत्ति कही जाती है। घर पर मिलने वाला प्रारंभिक प्रभाव भाषा सीखने में बहुत मदद करता है। आपकी कक्षा का कोई विद्यार्थी यदि आक्रामक और झगड़ालू है तो इसको कि व्यवहार के क्या कारण हो सकते हैं, इस समस्या पर नियंत्रण पाने के लिए क्या उपाय है? तो 2.5 नंबर में पूछा है, इसको हम बिहेवियर प्रॉब्लम भी कहते हैं। तो ये पूछा है इसमें। तो आक्रामक बालक जो एग्रेसिव चिल्ड्रन होते हैं वो कौन है? ऐसे बालक जो पीट तोड़ फोड़ करते हैं और दूसरों को परेशान करते हैं, वो ये मारपीट करते हैं। कारण इनका क्या है कि विद्यालय में अनुशासन का अभाव होता है, तब ये कर सकते हैं। फिर पूछा है कि घर का कठोर अनुशासन के कारण इनके ये प्रभाव पड़ते हैं। स्नान तथा ध्यान न मिलने के कारण, अध्ययन में कमजोर होने के कारण। हम इनको मार्गदर्शन क्या दे सकते हैं इनको ठीक करने के लिए? प्रगति में धैर्य से काम लेना सिखा सकते हैं, मित्रपूर्ण व्यवहार कर सकते हैं, इनके साथ स्नेह देना, रुचि दिखाना कर सकते हैं। झगड़ालू बालक जो हम कहते हैं बहुत झगड़ते हैं, किसी बात पर तू मैं करना और उसे अपने व्यवहार का एक अंग बनाना ही लेना ही झगड़ालू है। कारण दूसरों को अपराधी ठहराना, बलपूर्वक बात कहने के लिए बाध्य करना, मित्रों का अभाव, झगड़ालू अभिभावकों का प्रभाव। निम्न आर्थिक स्थिति भी हो सकती है इनकी। मार्गदर्शन हम क्या कर सकते हैं इनके साथ भी वैसी समझने का प्रयास करेंगे, सृजनात्मक कार्यों में भाग लेने के लिए विश्वास प्राप्त करेंगे, स्नेह व सुरक्षा प्रदान करेंगे हम इन्हें। तो ये अब लास्ट क्वेश्चन आपका 10वां है कि जो लेफ्ट हैंडेड होते हैं वाले बच्चे समावेशी शिक्षा में किस तरह समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, इनके लिए क्या किया जा सकता है? तो ये आपका 2+3 में पूछा गया ये भी कि लेफ्ट हैंडेड चिल्ड्रन आपको पता है जो उल्टे हाथ से लिखते हैं, ऐसे व्यक्ति जो अपना कार्य बाएं हाथ से करते हैं। समस्या इन्हें जूते फीते बांधने में आती है, डांस के पदों को सीखने में, कैंची चलाने में, लिखने में समस्या कई बार आती है। इनका प्रशिक्षण हम कैसे कर सकते हैं? उपाय: गामा विकास व सहयोग प्रशिक्षण करके 3 वर्ष में इनकी पहचान कर लेना, सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु प्रेरित व प्रशिक्षण देना, बहुत से उपकरण प्रयोग करने बनाए जाने चाहिए जो इनका उपयोग कर सकते हैं, ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, कौशलों का उचित प्रशिक्षण देना। बोलते हैं ना जो लेफ्ट हाथ से लिखते हैं वो ज़्यादा बुद्धिमान माने जाते हैं। तो ये आपका पेपर ख़त्म होता है। ये मैंने आपको जो पेपर पूरा दिखा दिया 2016 का सोल्ड पेपर है, इसको आप देख लेना वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए।